Hello, my dear students. As all of you know that we have already done two parts of MCQ series for modern history. This is part third. जिसने वो नहीं देखे वो देखें. That's available on our YouTube channel, and this is for all the examinations, especially JKSB and SSC, be it Patwari and JK this SI Finance and all that. So starting from the question number for today's session, question number 1 is on your screen. The aim of education as stated by the Woods Dispatch of 1854 was. जो एजुकेशन का एम है वो वुड्स डिस्पैच में स्टेट क्या किया गया था, जो कि 1854 में आया था वुड्स डिस्पैच. ऑप्शन ए द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर नेटिव इंडियंस. ऑप्शन बी द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर इन इंडिया. ऑप्शन सी द प्रमोशन ऑफ लिटरेसी among the people using English medium of language. Option D the introduction of scientific research and rationalism in the traditional Indian education. And yes, the right answer is जो वुड्स डिस्पैच 1854 में आया था उसका एजुकेशन का एम क्या था. सो ऑप्शन सी द प्रमोशन ऑफ लिटरेसी among the people using English medium of language. ठीक है. Okay, moving to question number 2. In 1856, Awadh would not have been annexed by the British Empire if the Nawab of Awadh had. 1856 में अवध को एनेक्स नहीं किया होता ब्रिटिश ने, अगर जो नवाब ऑफ अवध का उसने क्या किया होता. एलिड विद द ब्रिटिश, नॉट रिफ्यूज टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स एज सजेस्टेड बाय द ब्रिटिश, फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड नेचुरल हायर. तो अगर ये क्या करता तो और ब्रिटिश जो है एनेक्स नहीं करता. ऑप्शन बी नॉट रिफ्यूज्ड टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स एज सजेस्टेड बाय द ब्रिटिश. तो 1856 में जो अवध को क्या किया गया, एनेक्स किया गया था. इसको ये एनेक्स नहीं करते, जो ये ब्रिटिशर्स है वो एनेक्स नहीं करते अगर नवाब ऑफ अवध ने क्या किया होता. इफ़ ही हैड नॉट रिफ्यूज्ड, अगर वो रिफ्यूज़ नहीं करता, जो ब्रिटिशर्स ने रिफॉर्म्स बोले थे अगर वो रिफ्यूज़ नहीं करता. ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. द मास्टर स्ट्रोक ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी इन इंडिया वाज. लॉर्ड वेलेस्ली का मास्टर स्ट्रोक क्या था इंडिया में. डॉक्ट्रिन ऑफ लैपस नहीं, मैंने आपको बताया डॉक्ट्रिन ऑफ लैपस किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, डेलहौजी के द्वारा. अच्छा, मेडिटाइजेशन एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, सब्सिडरी एलेंस जो है इसका था लॉर्ड वेलेस्ली का. सो ऑप्शन B here is the right answer. Which Governor General of India introduced East India Company policy named Doctrine of Lapse. तो मैंने आपको बार बार बोला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता, ये किसने इंट्रोड्यूस किया, डेलहौजी ने. इसका मतलब था कि जिसको अपना नेचुरल हायर नहीं होगा, अपना बेटा नहीं होगा, तो एडॉप्टेड सन जो होगा, जब तक ब्रिटिश ना चाहे उसको अपने बाप का ओहदा नहीं दे सकता है. तो ऑप्शन डी लॉर्ड डेलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था. मैच द फॉलोइंग, आपको क्या करना है मैच कि किस गवर्नर जनरल को किस ईयर में उसको अपॉइंट किया गया एज गवर्नर. ठीक है. लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डेलहौजी, लॉर्ड मॉर्निंगटन, विलियम बेंडिक. ठीक है. ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट. अच्छा, ये गवर्नर एज एन गवर्नर की बात की गई थी. ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है. लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1786 और लॉर्ड डेलहौजी जो है 1848, क्योंकि आपको पता है 1848 में लॉर्ड डेलहौजी आया था और फिर इसके दौर में रेलवे आया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया और जो है विंडोज रिवरेज एक्ट आया. ठीक है. टेलीग्राफ आया. तो 1848 इज के साथ लॉर्ड जो है हाँ लॉर्ड डेलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल था. ठीक है. और लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में इसने परमानेंट सेटलमेंट दिया था बंगाल का, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट. ठीक है. सो सी को आएगा सेकंड. लॉर्ड मॉर्निंगटन 1798, ये ज़्यादा मशहूर नहीं है. और डी को आएगा विलियम बेंडिक, ऑप्शन 3 1828. फिर इसने 1829 में क्या किया था, सती को बैन किया था. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लॉर्ड कॉर्नवालिस किस लिए इंपॉर्टेंट है, परमानेंट सेटलमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट. लॉर्ड डेलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो इसने सती को बैन किया था. तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में, लॉर्ड डेलहौजी 1848 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में. यहाँ तक क्लियर है, शाबाश. सो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है इसका. देखो, एक साइड से ईयर्स आप देखे हैं, मैच द फॉलोइंग फिर से है, और दूसरी साइड से इवेंट्स है. जैसे कि कौन कौन सी इवेंट यहाँ पे दी गई है. वुड्स डिस्पैच, विडोरी मैरिज एक्ट, एबॉलिशन ऑफ सती, बटल ऑफ बॉक्सर. मैंने आपको ये सारा बताया अभी, बस आपको अंदाजा आप लगाना है. एबॉलिशन ऑफ सती लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कराया था और ये कब हुआ था, ये 1829 में हुआ था, क्योंकि 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल बनाया गया था और 1829 में इसने सती को एबॉलिश किया था. ठीक है. विडो रिमैरिज एक्ट कब आया था, मैंने अभी बोला था ये डेलहौजी के टाइम पे आया था और 1854 के टाइम पे लॉर्ड डेलहौजी ही था.
ठीक है। अच्छा, बैटल ऑफ बॉक्सर कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ बॉक्सर हुआ था 1764 में। और लेकिन ये वीडियो रिमेज 1856 में आया था वीडियो रिमेज, तो इसको ये हम लगा सकते हैं अप्रोप्रिएट, क्योंकि जो वुड्स डिस्पैच है ना वो 1854 में आया था, ठीक है। तो अगर हम इस हिसाब से देखेंगे ऑप्शन ए का आएगा 4, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, क्योंकि ए को आएगा 4, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। अच्छा, बी को आएगा 3, 1829 में क्या हुआ था? एबॉलिशन ऑफ सती। सी को आएगा 1, 1854 में क्या हुआ था? वुड्स डिस्पैच। आप याद रख लेना, 1854 में हुआ था वुड्स डिस्पैच, और विडो रिमेज बेसिकली हुआ था 1856 में, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट 1859 यही हम लगा सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। ये रहा याद, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें से हमें देखना है करेक्ट कौन कौन सा है। Warren Hastings was the first Governor General who established a regular police force in India on the British pattern. A Supreme Court was established at Calcutta by the Regulating Act 1773. The Indian Penal Code came into effect in the year 1860. Which of the following statements are correct? इनमें से ऊपर दिए गए स्टेटमेंट से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 and 2nd एंड थर्ड या तीनों, इनमें से करेक्ट क्या है? देखो, इसमें से सेकंड स्टेटमेंट सही है। सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था कलकत्ता में किस एक्ट के द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था ना 1773 में, उसके द्वारा, ये सही है। इंडियन पेनल कोड आया इफेक्ट किस साल में? 1860। जो अभी वाला हमारा इंडियन पेनल कोड है ये भी ब्रिटिशर्स ओरिजिन का है। 1860 इज द राइट आंसर। तो ये ऑप्शन बी एंड सी इज द राइट आंसर। सेकंड एंड थर्ड सही है। Okay, the capital of Tipu Sultan, where he died while fighting the 4th Anglo-Mysore War in 1799 was, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। जो 4th एंग्लो-मैसूर वॉर हुआ था ना, ये हुआ था इंग्लिश और मैसूर के राजा के बीच में। मैसूर है कर्नाटक में, ठीक है। तो टीपू सुल्तान तो आपको पता है, टीपू सुल्तान ही वहाँ का ये था, रूलर था। ये हुआ था 4th एंग्लो-मैसूर वॉर 1799 में, ठीक है, याद रखना। 1799 में 4th एंग्लो-मैसूर वॉर हुआ था। फर्स्ट एंग्लो-मैसूर वॉर हुआ था, सेकंड एंग्लो-मैसूर वॉर हुआ अभी हमने पढ़ा था 1780 में, ठीक है। तो 4th एंग्लो-मैसूर वॉर हुआ था 1799 में। तो ये जो कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान थी वहाँ पे, जहाँ पे वो फिर मर गया लड़ते लड़ते, क्या थी? बेंगलोर, श्रीरंगपत्तनम, मैसूर, हेलीबेड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मैसूर में। द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवेल्स इन बंगाल इज नोन एज। परमानेंट सेटलमेंट को जो कॉर्नवेल्स ने बंगाल में इंट्रोड्यूस की उसको क्या बोला जाता है? रोतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम या इक्तदारी सिस्टम? उसको बोला जाता है ऑप्शन सी, जमींदारी सिस्टम, ठीक है। शाबाश, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है ये, इनको अच्छे से कर लो। हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कमिटी टू वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ वारदा स्कीम? वारदा स्कीम जो है ना, उस कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन। वारदा स्कीम जो एजुकेशन के रिलेटेड थी, तो उस कमेटी का चेयरमैन कौन बनाया गया था? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन टी, जाकिर हुसैन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डलहौजीज एडमिनिस्ट्रेशन? डलहौजी के एडमिनिस्ट्रेशन पे इनमें से क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? देखो, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रिव्यू तो सबसे 10 बार हमने पढ़ा, लॉर्ड कॉर्नवेल्स के टाइम पे हुआ था। सो आप ऑप्शन 4 आप इसमें से एलिमिनेट करो, तो ऑप्शन 4 दो जगह पे है, ये भी एलिमिनेट हुआ, ये भी एलिमिनेट हुआ, बचे क्या? 2। देखो, इंडियन रेलवेज, बिल्कुल ये उसी के टाइम पे आई थी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आई थी। अच्छा, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो इनमें से क्या सही है? ऑप्शन ए, इंडियन रेलवेज और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था। इल्बर्ट बिल वॉज रिलेटेड टू, इल्बर्ट बिल किस चीज़ के साथ रिलेटेड था? प्रेस, एजुकेशन, जुडिशरी। इल्बर्ट बिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इल्बर्ट बिल किस चीज़ के साथ रिलेटेड था? इट वॉज रिलेटेड टू जुडिशरी। इल्बर्ट बिल का कहना था, ये बेसिकली लॉर्ड रिपन के टाइम पे लाई गई थी पहले ओरिजिनल। इसमें ये कहना था कि चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी किसने भी गलती की हो, उसको चाहे इंग्लिश जज हो या हिंदुस्तानी जज हो, वो उसको, अगर यूरोपियन ने गलती की है और यूरोपियन को भी सज़ा सुना सकता है हिंदुस्तानी जज। लेकिन इसकी खिलाफ आवाज़ उठाई फिर ब्रिटिशर्स, ये वेस्टर्न इन्होंने इंग्लिश मैन ने, उन्हें इसको पास नहीं होने दिया इन ओरिजिनल फॉर्म। तो इल्बर्ट बिल वॉज रिलेटेड टू जुडिशरी। विच ऑफ द फॉलोइंग
पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से करेक्टली मैच क्या नहीं किया गया है? लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैपिस, बिल्कुल ये सही है। लॉर्ड मिंटो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बिल्कुल ये सही है। लॉर्ड मिंटो के टाइम पे ही इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया और इस एक्ट को हम कम्युनल एक्ट भी बोलते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस लाया। लॉर्ड मिंटो के टाइम पे इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1909 आया, जिसमें जो है मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, उसको कम्युनल एक्ट भी बोलते हैं। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था। तो इसमें से सही क्या नहीं है? लॉर्ड कर्जन वर्निकुलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन डी सही नहीं है। ये है ऑप्शन डी, यहाँ पे ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि वर्निकुलर प्रेस एक्ट मैंने 10 बार आपको पढ़ाया, ये लॉर्ड लीटन के टाइम पे लाया गया था। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था और यूनिवर्सिटीज एक्ट आया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है। वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया था, उसको गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं, ये लॉर्ड लीटन के टाइम पे लाया गया था। Which of the following statements regarding the Government of Indian Act 1919 और correct? इनमें से कौन सा कितने statements correct है regarding Government of India Act 1919? The term of Legislative Assembly was to be 3 years. The distribution of seats among the different provinces was based on the population. Principles of separate electorate was extended to 6. इनमें से कितने statements सही है? 1 and 2, 1 and 3, 3 and 4, 2nd and 3, all of the above. And the right answer is option B, 1 and 3 is the right answer. The term of Legislative Assembly was to be 3 years and principles of separate electorate was based on extended to 6. ये जो distribution of 6 seats among the different provinces was based on population, देखो ये ऑप्शन बी इसमें सही है, 1 and 3 is the right answer। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, ये आप खुद भी पढ़ लेना, ठीक है, ये आप खुद भी पढ़ लेना अच्छे से। इंशाल्लाह मैं आपको कल और इसके रिलेटेड पॉइंट्स बताऊं। अंडर हुज एडमिनिस्ट्रेशन डिड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टार्ट फंक्शनिंग? वेरिन हेस्टिंग, कर्जन, कैनिंग एंड रिपन, किसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया फंक्शन करना? सो ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? मैंने आपको बताया था फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको माना जाता है? शाबाश, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माना जाता है। ऑप्शन बी, अंडर हुज गवर्नर जनरलशिप वाज द हेटेड वर्निकुलर प्रेस एक्ट पास्ड इन 1878? ऑब्वियसली मैंने आपको बताया, 100 बार बताया कि लॉर्ड लीटन इज द राइट आंसर। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। लॉर्ड मिंटो के टाइम पे जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम्स को, 1909 एक्ट आया था। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे 1857 रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, क्या हमें मैच करना है? विजिट ऑफ, किसने विजिट किया था किसके गवर्नर जनरलशिप के टाइम पे? लॉर्ड किंग जॉर्ज 5 कब आया था? क्रिप्स मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन कब आया था? साइमन कमीशन कब आया था? देखो साइमन कमीशन तो मैंने आपको बोला था ये बना था 1927 में, फिर 28 में यहाँ पहुंचा। कैबिनेट मिशन 1948 में, क्रिप्स मिशन 1942 में। उसी हिसाब से आप देख सकते हो कौन सा गवर्नर जनरल कब था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लॉर्ड वेवल, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन एंड लॉर्ड लिलिंथगो लिख के हैं। देखो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए को आएगा 2। किंग जॉर्ज 5 जो है ना वो लॉर्ड इरविन के टाइम पे आया था। किंग जॉर्ज 5 कब आया था? लॉर्ड इरविन के, सॉरी ए को है 2, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे। किंग जॉर्ज 5 जो है ना लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे आया था और इन्होंने फिर जो है ग्रैंड दिल्ली दरबार किया था। अच्छा, क्रिप्स मिशन जो है ना, क्रिप्स मिशन आया था लॉर्ड लिलिंथगो के टाइम पे। लॉर्ड लिलिंथगो के टाइम पे क्रिप्स मिशन आया था, क्योंकि क्रिप्स मिशन आया था 1942 में और जो है लॉर्ड लिलिंथगो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। कैबिनेट मिशन जो हुआ था ना, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, ये लॉर्ड वेवल के टाइम पे आया था। साइमन कमीशन जो है ना, साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के टाइम पे आया था। ठीक है, सो किंग जॉर्ज 5 आया था लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे, ग्रैंड दिल्ली दरबार में इन्होंने फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल को भी खत्म किया। क्रिप्स मिशन आया था लॉर्ड लिलिंथगो के टाइम पे, जो है कैबिनेट मिशन आया था वेवल के टाइम पे, और साइमन कमीशन जो है इरविन के टाइम पे आया था। अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे यही है। The Vernacular Press Act 1878 was repealed under the governor generalship of, ये जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था? 1878 वाला लॉर्ड लीटन ने लाया था। फिर इसको किस गवर्नर जनरल के अंडर खत्म किया गया? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रीडिंग। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन ने फिर इसको खत्म किया था। लॉर्ड रिपन आया था 1880 से लेके 1884 तक इसका टेन्योर था आई थिंक, है ना। तो लॉर्ड रिपन ने फिर इसको खत्म किया था।
किसको, वर्निकुलर प्रेस एक्ट को, जिसको गैगिंग एक्ट भी बोलते थे। ये जो जितने भी हिंदुस्तानी ज़बान में अखबार थे उनके रिलेटेड आया था, उनको जो है रेस्ट्रिक्ट करने के लिए लाया गया था। ठीक है, शाबाश।